एनसीईआरटी पैटर्न में कक्षा 12वीं का पहला अध्याय है ठोस अवस्था। आज हम ठोस अवस्था शुरू करेंगे। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम पिछली कक्षाओं में इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं, देखते हैं। हम पढ़े थे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों जैसे अणु, परमाणु या आयनों से मिलकर बना होता है। इन्हें रचक कण या अवयवी कण या मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। दूसरी है द्रव अवस्था और तीसरी है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में क्या अंतर है, इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम यहाँ पर पार्टिकल्स इस तरह से ले लें, पास पार्टिकल्स स्थित होते हैं, इसको देखते हैं। ठोसों में जो रचक कण होते हैं वो बहुत ही पास स्थित होते हैं, अर्थात इन अवयवी कणों या रचक कणों के मध्य प्रबल अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है। दूसरी द्रव अवस्था में यदि हम देखें तो इसके अवयवी कण ठोसों की अपेक्षा थोड़ा दूर स्थित होते हैं, अर्थात इनमें अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम पाया जाता है। तीसरी गैसीय अवस्था को देखें तो गैसीय अवस्था में जो रचक कण होते हैं वो बहुत दूर स्थित हो जाते हैं, अतः इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वह बहुत कम होता है या नगण्य हो जाता है। हमें मुख्य रूप से पढ़ना है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। हम पिछली कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं इस अध्याय में ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की परिभाषा देखते हैं। आप लोग कॉपी और पेन पास में रखिए, जिससे प्रमुख बिंदुओं को या परिभाषाओं को नोट भी कर सकते हैं। ठोस अवस्था की परिभाषा देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की मध्य प्रबल अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठोस पदार्थ कहलाते या यह पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है, इस तरह भी कह सकते हैं। इनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। कक्षा 10वीं में अपन लोग ठोसों की विशेषताएं भी पढ़े थे, उनको देखते हैं। ठोसों की विशेषताएं। ठोसों की विशेषताओं को देखते हैं तो पहली विशेषता होती है इनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। दूसरी विशेषता होती है ये दृढ़ व असंपीड्य होते हैं।
अर्थात ये कठोर असंपीड्य का मतलब इनको दाब डालकर इन्हें फैलाया नहीं जा सकता, मीन्स ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं या असंपीड्य होते हैं। तीसरी, इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। निश्चित होती है। जैसे यदि हम चाक ले लें, चाक है, चाक की जो आकृति बन जाएगी, जो आकार निश्चित रहेगा वही रहेगा, उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। चौथा, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके जो है हाई होते हैं, मतलब गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है इनके अवयवी कणों का। तो ये प्रमुख रूप से 5 विशेषताएं हमने देखा, जो कि हम इन्हें कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं। अब हम इस अध्याय में आगे देखते हैं ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो ठोसों का जो वर्गीकरण है वह रचक कणों की व्यवस्था के आधार पर किया गया। रचक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। ठोस पदार्थ को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस 2 वर्गों में इनको रचक कणों की व्यवस्था के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो इनमें अंतर क्या होता है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे यदि मार्बल है या टाइल्स है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलकर बनी होती है, और चाक है, चाक भी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। लेकिन चाक सरलता से टूट जाती है और मार्बल सरलता से टूटता नहीं है। तो मार्बल को क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत रखा गया और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत चाक को रखा गया। इनमें अपन डिफरेंस समझते हैं, अंतर इनमें समझते हैं, और इसी से इनकी परिभाषाएं और विशेषताएं भी डिफाइन की जा सकती हैं। यदि हम इसमें पहला अंतर देखें, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों में जो रचक कणों की व्यवस्था होती है वह रेगुलर, नियमित और क्रमिक होती है। मतलब रचक कणों की नियमित मीन्स रेगुलर व क्रमिक व्यवस्था होती है।
जैसे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हम इनको बिंदुओं से दर्शाएं, यदि हम यहाँ पर इस तरह से अलग अलग कलर से ले लें, ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, आपके पास जो कलर है उस कलर से आप अपने रफ कॉपी में भी बना करके इसको देख सकते हैं। यदि यहाँ ब्लू, ये ब्लू, ब्लैक की इधर आ गया, फिर ये हो गया ब्लैक ब्लैक ब्लैक, फिर इधर से ये हो गया ब्लू ब्लू ब्लू, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक, अलग अलग कलर। ये धनायन तो ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, इस तरह धनायन और ऋणायन आयनिक यौगिकों में एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो इनकी जो एक व्यवस्था है एक क्रमिक और नियमित चलती है पूरे क्रिस्टल निर्माण में। और अक्रिस्टलीय ठोसों में जो होती है रचक कणों की व्यवस्था, रचक कणों की अनियमित व अक्रमिक व्यवस्था होती है। जस्ट अपोजिट हो गया इसका मतलब, इसमें पहले एक क्रम रहता है लेकिन वह क्रम आगे निरंतर नहीं चलता, वह पूरी तरह से अलग अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए ब्लैक है, ब्लैक के बाद ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, ये कुछ दूर तक एक क्रम चला, फिर इसके बाद ये एक ही प्रकार के आयन आ गए, एक ही प्रकार के आयन इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर कोई एक क्रम चला, ब्लैक ब्लू ब्लैक, या फिर से इनमें क्रम दूसरे बीच में आ गए। मतलब इनमें कोई भी क्रमिक या नियमित रेगुलर व्यवस्था रचक कणों की नहीं होती है। तो ये हो गई पहला अंतर। दूसरा अंतर एक देखते हैं, तो दूसरे में ये वास्तविक ठोस होते हैं। वास्तविक ठोस मीन्स ट्रू सॉलिड। और इनको आभासी ठोस, आभासी ठोस सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड या अशीतलित द्रव, अशीतलित द्रव भी कहते हैं। जैसे कांच, कांच एक अक्रिस्टलीय सॉलिड है। कांच को अशीतलित द्रव भी कहा जाता है। खिड़कियों पर लगे 3-4 साल पुराने कांच पर यदि हम देखें तो उसका ऊपरी भाग पतला होता है और निचला भाग धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है या मोटा दिखाई नहीं लगता। इस कारण से इसको अशीतलित द्रव भी कहते हैं। तीसरा अंतर है, इनके गलनांक निश्चित होते हैं। इनके गलनांक निश्चित होते हैं और इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इनके गलनांक निश्चित होते हैं। गलनांक निश्चित होने का तात्पर्य कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है वह एक ही टेम्परेचर पर, एक ही ताप पर पूरा पिघल जाता है, पूरा पिघलेगा। जैसे यदि कोई 50 डिग्री सेल्सियस पर कोई ठोस पिघलता है तो वह पूरा का पूरा ठोस 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही
पिघलेगा, तब तक उसका टेम्परेचर निश्चित रहता है। और यदि हम इसको देखते हैं तो जैसे अक्रिस्टलीय ठोसों में प्लास्टिक ले लें, प्लास्टिक को यदि द्रवावस्था में परिवर्तित करें तो वह भिन्न भिन्न ताप पर परिवर्तित होगा, मतलब उसका कोई भी गलनांक या कोई भी टेम्परेचर उसका निश्चित नहीं होता है। यदि इसमें चौथा अंतर देखते हैं तो सबसे प्रमुख अंतर है, अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, ये विषम दैशिक गुण दर्शाते हैं। विषम दैशिक गुण एनाइसोट्रोपिक दर्शाते हैं। मतलब इनके गुण एनाइसोट्रोपिक विषमदैशिक होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड समदैशिक गुण दर्शाते हैं। समदैशिक गुण दर्शाते हैं। विषमदैशिक समदैशिक का तात्पर्य समझिए। विषमदैशिक का मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर क्रिस्टलीय ठोसों के जो भौतिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं, मतलब परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? यदि मान लीजिए हम इसको देखते हैं, इस दिशा की ओर हम जाते हैं तो एक धनायन, फिर ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, एक निश्चित क्रम हो गया, तो ये गुण हो गया। यदि मान लीजिए हम इस दिशा को ले लें तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये धनायन है तो धनायन, 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 धनायन हो जाएगा। यदि हम इस दिशा को ले लें तो इधर ऋणायन, ऋणायन, ऋणायन आ जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम इसके दिशा को परिवर्तित करते हैं तो इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। और समदैशिक इनमें चूंकि कोई क्रमिक व्यवस्था नहीं होती तो हम किसी भी दिशा में जाएंगे तो वह गुण उसी का उसी प्रकार प्रदर्शित होगा, अर्थात इनके गुण समदैशिक होते हैं। इस तरह अंतर देख करके हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की परिभाषा और उनके उदाहरण ध्यान रख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस अध्याय में अब हम प्रमुख रूप से क्रिस्टलीय ठोसों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मेरे समझ से यदि आपको ये समझ में आया होगा, यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और अच्छे वीडियो प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर भी करें।